नेक्स्ट चीज़ देखिए क्या है, हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी देखते हैं। तो हेलोजन के साथ आपने देखी रखी है रिएक्टिविटी, जैसे NCl3 हो गया, PCl5 हो गया, ठीक है। तो हलाइड बनाएंगे हेलोजन के साथ रिएक्ट करके, ग्रुप 17 के एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हलाइड बनाएंगे, ठीक है। तो रिएक्टिविटी विद हेलोजन्स ग्रुप 17, हेलोजन्स के साथ मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, तो ये हम देखना चाहते हैं। तो आपको पता है हैलाइड फॉर्म होते हैं, फॉर्म्स हलाइड, हलाइड बनते हैं, HALIDES, हलाइड्स बनते हैं। क्लियर है इतना, क्या बनाते हैं, हलाइड। हलाइड कैसे फॉर्म के होते हैं, फिर हम वही काम करेंगे, ग्रुप 15 के एलिमेंट को E ले लेंगे, हेलोजन को तो गुना होगा अगर X नहीं लिया तो या तो EX3 फॉर्म बनेगी या EX5 बनेगी, ठीक है। यह है, हालांकि आप ये भी देखोगे बाद में कि हेलोजन आपस में भी कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। ये अब इसमें 2-3 हैं, जैसे इसमें ख़ास बात क्या बता देता हूँ कि वही चीज़ कि नाइट्रोजन डजन फॉर्म पेंटालाइड, यहाँ पे समअप करना अच्छा रहेगा, नाइट्रोजन डजन फॉर्म पेंटालाइड्स ड्यू टू ये एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते नहीं हैं उस पर, उसके एब्सेंस होती है। वैकेंट डी ऑर्बिटल तो सब में आएगा बट उसके साथ प्रेजेंस और एब्सेंस आएगा। नाइट्रोजन पेंटालाइड इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसमें एब्सेंस होती है वैकेंट डी ऑर्बिटल की, ठीक है। बट इसका मतलब इसके लिए EX5 एग्जिस्ट नहीं करता, EX5 डजंट एग्जिस्ट, EX5 डजंट एग्जिस्ट, बट इट कैन फॉर्म EX3 कंपाउंड, EX3 कंपाउंड तो ये बना सकता है, EX3 कंपाउंड बना सकता है, जैसे NF3 हो गया, NCl3 हो गया, ऐसे कंपाउंड ये बना सकता है, ठीक है, NF3 और NCl3। अब एक और चीज़ है, कोवेलेंट नेचर आपको पता है, कोवेलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो पेंटाहालाइड होंगे वो ज़्यादा कोवेलेंट होंगे ट्राईहालाइड से, ये चीज़ है। तो अब हम एक रीजनिंग और जोड़ते हैं, पेंटाहालाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहालाइड। देखो कोवेलेंट मतलब शेयरिंग करना, ठीक है, देन ट्राईहालाइड मतलब नीचे जाते हुए आपकी लूज़ और गेन करने की टेंडेंसी कम होती रहती है और शेयरिंग करने की ज़्यादा बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ PCl5 इज़ मोर कोवेलेंट देन THAN देन PCl3, PCl3 से ज़्यादा कोवेलेंट है। तो आपको पता है नीचे जाते हुए हमारी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट देने की, हमारी मतलब जो हमारे एलिमेंट होंगे उनकी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट देने की इच्छा मरती रहती है, ख़त्म होती रहती है। इट इज़ ओनली ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन की तो इच्छा करती है और उनका जो ढांचा है सब शेल वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते कि उन्हें न्यूक्लियर चार्ज से बचा पाएँ। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। क्लियर है इतना, पेंटाहालाइड ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं ट्राईहालाइड की वजह से। अब यहाँ पे ये नहीं लिखना ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, थप्पड़ खाओगे। क्या लिखोगे, पेंटाहालाइड ज़्यादा कोवेलेंट क्यों है ट्राईहालाइड से, कोवेलेंट मतलब इनका शेयरिंग का ज़्यादा मन करता है, लूज़ गेन करने का नहीं करता। तो आपको पता है नीचे जाते हुए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी आसानी से मिल नहीं पाती, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तब मिलेगी जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करें, बट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये चीज़ है, ठीक है। पेंटाहालाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहालाइड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अब एक चीज़ है, मोस्ट स्टेबल हलाइड इन ग्रुप 15, सबसे ज़्यादा स्टेबल हलाइड ग्रुप 15 में आपका NF3 होता है, NF3, इससे ज़्यादा स्टेबल कोई नहीं होता, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसके पीछे 2 कारण हैं। आप नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों को देखो, दोनों का स्मॉल साइज़ होता है, दोनों का स्मॉल साइज़ होता है और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अपने ग्रुप में। वैसे नहीं, ओवरऑल तो फ्लोरीन है, बट क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही छोटे छोटे हैं तो अच्छा बॉन्ड बनेगा, दोनों ही बड़े बड़े हैं तो अच्छा बॉन्ड बनेगा। एक छोटा एक बड़ा इतना स्टेबल नहीं बन पाएगा, तो इसलिए इनका बॉन्ड कैसे होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल बॉन्ड, ठीक है। और स्टेबल बॉन्ड दिखने की पहचान क्या होती है, जब ये कंपाउंड बनेगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक मतलब भाई खुशी हुई,
बहुत खुशी हुई जब बॉन्ड बना, इसलिए जब ये बनता है तो ये एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक। वो जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि जब ये कंपाउंड बनेगा तो हर पूरी कायनात बोलेगी, गूंजेगी बधाई हो, इसलिए। तो मोस्ट स्टेबल हैलाइड ग्रुप 15 में कौन है, NF3 है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस एक जैसे हैं, बिछड़े हुए भाई हैं, दोनों का साइज छोटा है, दोनों की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मत लिखना, वो इसके नेगेटिव में गिना जाएगा, डीमेरिट में ना। नाइट्रोजन फास्फोरस का छोटा साइज़ है, बहुत बढ़िया, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ ठीक है। दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते वो भी मत लिखना, क्योंकि वो तो फिजिकल कैरेक्टर है, यहाँ हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल नेचर पढ़ रहे हैं। तो स्टेबल बॉन्ड बनेगा, और स्टेबल बॉन्ड की पहचान कहाँ से होगी, क्योंकि रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ऑल अदर हैलाइड, इनको छोड़ के जो बाकी हैलाइड होंगे ना, किसी के भी, नाइट्रोजन के भी बाकी हैलाइड जैसे NCl3 हो गया, ठीक है, या फास्फोरस के PCl3 PCl5, या बिस्मिथ के BiCl5 BiCl3, एंटीमनी के, ऐसे वो सब कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होता है, ठीक है। तो ऑल अदर हैलाइड्स आर अनस्टेबल, बाकी सारे हैलाइड्स कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये और एक और चीज़ है, जो BiF3 होता है उसका थोड़ा आयनिक कैरेक्टर हो जाता है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, जो हमने फजान्स रूल पढ़ा था कि हर कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ा बहुत कैसा कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में होता है। तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि हर कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। वो होता है अनाइन के पोलराइजिंग पावर की वजह से, और कटाइन के पोलराइजेशन की वजह से। यही सारी चीज़ें आपको पता है। सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन में उसका इतना कुछ चलता नहीं है, पता है ना क्यों आगे आऊँ, ज़ैनी कनाडा होगी वो वाली। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ देता हूँ नोट, कि एक्सेप्ट कौन, BiF3 को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट BiF3 विच इज़ स्लाइटली पोलर, ये पोलर होता है, ये थोड़ा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। कितना भी है बनाते एक ही हैं, है ना, del3 माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। स्लाइटली पोलर ड्यू टू फजान्स रूल, नहीं अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल लिख लो, है ना। ड्यू टू तो आपको पता है फ्लोरीन की पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी, और बिस्मिथ क्योंकि साइज़ बड़ा है तो बहुत ज़्यादा पोलराइज हो जाएगा। एक्सेप्ट बिस्मिथ विच इज स्लाइटली पोलर ड्यू टू फजान्स रूल, ऑल अदर आर कोवेलेंट इन नेचर, प्योरली कोवेलेंट, ऑल अदर आर प्योरली कोवेलेंट इन नेचर। इसको छोड़ के बाकी सारे कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं नेचर में। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग करना चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि तू भाई अपने इलेक्ट्रॉन मुझे ही दे दे, ऐसा नहीं है यहाँ पे हिसाब, ठीक है। प्योरली कोवेलेंट होते हैं। आपको पता है देखो बिस्मिथ का साइज़ क्या है, बड़ा है, साइज़ बड़ा है, तो इसका पोलराइजेशन ज़्यादा कर देगा कौन, फ्लोरीन। इसका पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। और क्योंकि फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज़ है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या इसकी हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर है। पोलराइजिंग पावर मतलब जो पोलराइज कर सके, जिसने पोलराइजेशन कराया। और पोलराइजेशन हुआ क्या, किसका, जिसका बड़ा साइज़ था, जैसे बिस्मिथ, हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर होता है इन कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद हम ये देखेंगे कि मेटल के साथ ये क्या बनाते हैं, तो आपको पता है, वो तो आपने पहले भी देखा है, मेटल के साथ जैसे लिथियम नाइट्राइड बनता है, ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम ही बना पाते हैं ना नाइट्राइड, पता है ना, यही है। तो अब मेटल के साथ देखेंगे क्या बनाएंगे, तो मेटल के साथ नाइट्राइड बनता है, कार्बाइड बनता है, ऐसी चीज़ें बनती हैं, है ना। तो चौथा देखेंगे रिएक्टिविटी विद मेटल, रिएक्टिविटी विद मेटल्स, मेटल्स के साथ इनकी रिएक्टिविटी कैसी है ये देखेंगे, रिएक्टिविटी विद मेटल्स। तो मेटल्स के साथ देखो इनकी रिएक्टिविटी ऐसी है, दे फॉर्म बाइनरी कंपाउंड। मेटल्स को अगर हम M मान लें, M, तो दे फॉर्म बाइनरी कंपाउंड, ये बनाते हैं बाइनरी कंपाउंड, दे फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। एक दो देख लेंगे जितने कोर्स में, फिर आगे बढ़ेंगे। दे फॉर्म बाइनरी कंपाउंड, जैसे Ca3N2 हो गया, Ca3P2 हो गया, Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, ये तो तुमने सुने भी होगा, Ca3N2 Ca3P2। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कैल्शियम की +2 होगी, ये 6 हो गया तो ये +3 होगी। ऐसे यहाँ पे कैल्शियम की कितनी होगी, +2, कैल्शियम तो मेटल है ना, पॉजिटिव बनाएंगे तो ये +3 होगी, इसे बोलते हैं कैल्शियम नाइट्राइड। देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो आइड फॉर्म में आता है,
ये तुम्हें याद है ना, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताया था, जैसे NaCl है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली क्लोरीन की ज़्यादा है, इसलिए इसे क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोरो सोडियम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। कैल्शियम तो मेटल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज़्यादा, नाइट्रोजन है ना, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसे कैल्शियम नाइट्राइड बोलेंगे। जैसे आइड है ना क्लोराइड में, वैसी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो आइड फॉर्म में आता है, तो कैल्शियम नाइट्राइड, और इसे बोलेंगे कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम नाइट्राइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, ये क्लियर है इतना। इसे ऐसे भी लिखते हैं, बहुत से ऐसे भी लिखते हैं। देखो कैल्शियम कितने ट्राई हैं, तो ट्राई कैल्शियम, और इसे लिख लो ट्राई नाइट्राइड। अगर इसको और स्पेसिफिक होना तो ये लिखेंगे ट्राई कैल्शियम डाई नाइट्राइड, और इसे लिखेंगे ट्राई कैल्शियम डाई फॉस्फाइड, ट्राई कैल्शियम डाई फॉस्फाइड। ठीक है, ट्राई कैल्शियम डाई फॉस्फाइड, ट्राई कैल्शियम और डाई नाइट्राइड। एक नोट लिख लेना यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट, आपने सोचा, एक्सपेक्ट करा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने आपको बताया था, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो आपने एक्सपेक्ट करा था बॉइलिंग पॉइंट pH 3, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज़ ज़्यादा बड़ा है किससे, नाइट्रोजन से। ठीक है, H में तो लड़ाई है नहीं, तो H तो हटा ही दो, क्योंकि H तो दोनों के सेम है, तो लड़ाई बस P और N में है। ठीक है, तो आपने सोचा था ओनली ड्यू टू दी साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल, बस अगर हम साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल का क्राइटेरिया लगाएं तो pH 3 का क्या आना चाहिए था, NH3 से ज़्यादा आना चाहिए था। एक्सपेक्टेशन ये थी, रियलिटी क्या हुई, रियलिटी ये हुई कि NH3 का बहुत ही ज़्यादा आ गया भैया, किससे, pH 3 से। देखो अगर लड़ाई कभी इस बार में इस बात में अटक जाए, टग ऑफ वॉर इस चीज़ में हो जाए कि साइज़ एक फिज़िकल फिनोमेना और बॉन्डिंग जो कि होता है फिज़िकल केमिकल फिनोमेना, फिज़िकल भी और केमिकल भी फिनोमेना, इन दोनों में अगर टग ऑफ वॉर है तो बॉन्डिंग जीतेगी। देखो दोनों में ही कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें सिर्फ कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट, बट नाइट्रोजन या जो आपका अमोनिया है उसमें कोवेलेंट के साथ सबसे मेन चीज़ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे 1 बॉन्ड है, पर ऊपर वाली चीज़ बोल रही है इसका फिजिकल साइज़ बड़ा है, उसका वो है। तो टग ऑफ वॉर में हमेशा कौन जीतेगा, अगर लड़ाई इस चीज़ में है कि एक फेवर कर रहा है pH 3 को, किसके बेस पे, साइज़ के बेस पे, और एक फेवर कर रहा है बॉन्डिंग के बेस पे, किसको, छोटे को, जो कि है NH3। ठीक है, तो हमेशा जीतेगा कौन, बॉन्डिंग जीतेगी। तो रियलिटी ये है कि अमोनिया का फॉस्फीन pH 3 से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिख देना, छाप देना ऐसे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है ऐसा। क्लियर है इतना, शाबाश। चलो, तो बेसिकली ये बातें आपने ये ख़त्म कर ही दी हैं। अब हम ग्रुप 15 के कंपाउंड पढ़ना शुरू करते हैं, और थोड़ा एनालिटिकल हो जाएगा, रगड़ा मारना पड़ेगा थोड़ा बहुत। हालांकि जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पी ब्लॉक आपसे चाहता क्या है, अभी तो आप देखिए बस। तो हम देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक तो मेन होता है डाई नाइट्रोजन, 78% होता है एटमॉस्फेयर में, तो डाई नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितना % होता है आपको पता है, कैसे कलर की गैस होती है, N2, कलरलेस होती है भैया, NO2 होता है ब्राउन, मार खाओगे। एटमॉस्फेयर में कैसा होता है इसकी कंपोजिशन, 78% कंपोजिशन होती है, 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी चीज़ें और चलती रहती हैं। तो एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 78% होता है। डाई नाइट्रोजन पता ही आपको N2 फॉर्म में आता है, बट मैं तो इसे ऐसे लिखूँगा अभी, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, पी पाई नहीं, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होती है इसमें। ठीक है, पी पाई डी पाई नहीं, वो कहीं और होती है। यहाँ पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, पाई के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इनर्ट होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस, जो आपका रूम टेम्परेचर होता है। आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 32-33 होता है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो इनर्ट होता है ये भाई, रूम टेम्परेचर में इतना याद रखना। ठीक है, ये है। तो लैब में इसे कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें लैब में इसे आइसोलेट करना है बाकी एयर से, है ना, तो इन
लेबोरेटरी में अगर हम इसे मिक्सचर ऑफ गैस मतलब जो एयर है उससे नाइट्रोजन को आइसोलेट करना है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और बॉइलिंग का यूज़ करेंगे। आपको पता है हर गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। तो इन लेबोरेटरी टू आइसोलेट इनटू फ्रॉम एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस वी एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय करते हैं मतलब काम में लाते हैं किस चीज़ को, बॉइलिंग को और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, ठीक है। हालांकि वो तब भी प्यूरीफाई फॉर्म में नहीं मिलेगी। वी एम्प्लॉय बॉइलिंग और सबसे मेन बात है उसे स्टार में लिख लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को लाएंगे भैया, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज़ करते हैं, व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो अलग अलग गैसेज हैं BP, अलग अलग गैसेज हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, उसके लिए इसमें हम ये वाला मेथड एम्प्लॉय करते हैं। और इसका मेरे हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट N2 का 77.2 डिग्री या केल्विन ऐसे कुछ होता है, ठीक। तो ये देखेंगे, हाँ 77.2 केल्विन होता है। कितना होता है, 77.2 केल्विन होता है, ये रहा, ठीक है। तो लेबोरेटरी में ऐसे करते हैं। आइसोलेट करने की बात कर रहा हूँ, और अगर हम इसे प्रिपेयर करेंगे लेबोरेटरी में तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक तो अजाइड फॉर्म होती है, ये है, बाकी हेबर फॉर्म भी होती है, बट अभी हम इसका लैब मेथड देख लेते हैं, ठीक है। तो लैब मेथड या लैब प्रिपरेशन कैसे करते हैं। कमर्शियल तो इसकी किससे होती है, कमर्शियल आपको पता है हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनता है, साथ में ये भी बन जाता है अच्छा थप्पड़ खाओगे, इसे चाहिए होता है वहाँ पे N2+3H2 चाहिए होता है। चलो लैब प्रिपरेशन देख लेंगे, कोई सी भी एक याद रख लेना। पहले है NaNO2 क्या होता है, ये सोडियम नाइट्रेट होता है, सबको पता है। NaNO2 होता है और NH4Cl डालते हैं, अमोनियम क्लोराइड। NaNO2 और NH4Cl लिखूँ क्या, लिखो NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड। NaNO2 क्या है, सोडियम नाइट्राइड। और ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। पूरा लिखे करो, यहाँ तो बजट की कमी है इसलिए ऐसे लिखा जाता है। तो NaNO2 और NH4Cl, सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये होता है, T होता है। N2 निकालो इससे, लिखो N2+4H2O + Cr2O3, सॉरी N2+2H2O + NaCl, ये होता है। तो एक तो N2 निकाल लो, N2 आगे 2H2O निकाल लो और NaCl निकाल लो। देखो जरा बैलेंस है, NaCl एक गया, H2 2 है, ऑक्सीजन 2 है, 2H2O, बढ़िया, ठीक है। बट इससे इतनी प्योर फॉर्म नहीं निकलती होगी, ये लगभग कितना निकलता है, 62% निकलता है प्योर, बाकी इम्प्योर होता है। अच्छा दूसरी फॉर्म देखो, अजाइड फॉर्म नहीं, क्रोमाइट फॉर्म की उसमें करते हैं। तो अमोनियम डाइक्रोमेट जो होता है उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, उससे भी आ जाएगा। तो वो होता है अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 Cr2O7। डाइक्रोमेट पता है ना कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, अल्कोहल कंटेंट को देखने के लिए लंग्स में कितना होता है ना, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट से देखते हैं। तो यह है अमोनियम डाइक्रोमेट, उसी के जैसा ही है अमोनियम डाइक्रोमेट। इसका करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, डेल्टा लिखा, आप लोग लिख लेना थर्मल डिकम्पोजिशन, TD याद रखना क्या चीज़ है, दोबारा मत पूछना, पूरा लिखना है इसे फुल फॉर्म में। TD को क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या क्या बनता है, N2+4H2O + Cr2O3, N2+4H2O + Cr2O3, जिसमें रिएक्शन में स्टार लगाऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Cr2O3 आपको पता है क्या होता है, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड होती है, ठीक है। N2 आपको पता ही है, दिस इज़ क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड, ये आपकी क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड होती है। क्लियर इतना, गुड। इसके साथ अगर आपको नाइट्रोजन की प्योर फॉर्म चाहिए तो आपको अजाइड फॉर्म देखनी पड़ेगी। अजाइड पता है ना, एजोडाई आपको पता होगी, दो तरह की एजोडाई होती है। कौन सी रिएक्शन से मिलता है, कपलिंग रिएक्शन में से मिलता है। और किसी से बनता है, हाँ BDC बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, किससे, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन से, ये सब आपको पता है। N डबल बॉन्ड N जहाँ भी हो, सॉरी N डबल बॉन्ड N नहीं, एजो N2Cl, हाँ N डबल बॉन्ड N जहाँ भी हो तो ये अजाइड बॉन्ड होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है। यही तो अगर हमें प्योर फॉर्म चाहिए लैब में ही बनाएंगे,
प्योर फॉर्म चाहिए तो वी यूज़ अजाइड कंपाउंड। तो प्योर नाइट्रोजन चाहिए, तीसरा है ये, प्योर नाइट्रोजन अगर हमें चाहिए तो यूज़ अजाइड कंपाउंड। अजाइड कंपाउंड लेते हैं, अजाइड कंपाउंड्स लेते हैं, COMPOUNDS। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो यूज़ अजाइड कंपाउंड आप पूरा लिखे करो, ठीक है। प्योर फॉर्म चाहिए अगर नाइट्रोजन की है तो जैसे BaN3 होल ट्वाइस हो गए, BaN3 होल ट्वाइस, ये क्या है, बेरियम अजाइड है, ठीक है, बेरियम अजाइड, बेरियम अजाइड। हीट करो इसे थर्मली, हीट करोगे ना, इलेक्ट्रिकली नहीं, स्ट्रक नहीं करना, आर्क थर्मली करना है। तो आप देखो कुछ नहीं होगा, एक तो N2 निकाल लो और BaN3 होल ट्वाइस है, Ba निकाल लो, मेरे हिसाब से 2Ba और 3N2। N2 कितने, 3 लगा दो, ठीक है। और बस बेरियम अजाइड, इसके जैसे एक और होता है सोडियम अजाइड, उसे भी ले लेंगे, तो वो होता है 2Na-N3, ठीक है। हीट करेंगे तो इस बार तो 2Na निकला, देखो क्योंकि सोडियम ग्रुप 1 से आता है, बेरियम ग्रुप 2 से आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो वहाँ पे कुछ नहीं आया 2 में, यहाँ पे आ गया, और ये बनाएगा कितना, 3N2। ये आपको दोनों को ऐसी फॉर्म मिलेगी, प्योर फॉर्म मिलेगी भैया। कैसी फॉर्म मिलेगी बच्चों, प्योर फॉर्म। क्लियर है इतना, गुड, शाबाश, तेज बच्चे हो। अब कुछ नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ देखो, अजाइड। वैसे अजाइड आयन भी याद रखना क्या होता है, अजाइड आयन, अजाइड आयन कहीं खोपचे में लिख लो, कितना होता है, N3- आयन होता है, ठीक है। ये एजो याद रखना, एजोडाई होती है जैसी वही चीज़, तो उससे याद हो जाएगा। क्लियर है, गुड। एजोडाई से ये चीज़ भी याद हो जाएगी। भैया बहुत ही गंदा आ रहा है आज तो क्या करें, चलो बच्चे हो तुम तो, मन के सच्चे हो, कर ही लोगे याद ऐसे, ठीक है, गुड। थोड़ी नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ देख लो क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। एक तो कैसी होती है, कलरलेस होती है, पता ही है आपको, नाइट्रोजन कैसी होती है, कलरलेस होती है, वेरी गुड। और रिएक्ट करती है, नहीं, अनरिएक्टिव होती है, गुड। बट हाई टेम्परेचर में करती है, कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, कोई स्वाद नहीं आता है इसका, ओडोलेस होती है, ठीक है, टॉक्सिक नहीं होती, रूम टेम्परेचर में इनर्ट होती है। तो ये लिख लो सारी चीज़ें, है ना। क्या होती है, कलरलेस होती है, कोई रंग की नहीं होती नाइट्रोजन, नॉन टॉक्सिक होती है, ठीक है, टेस्ट भी नहीं होता इसका, किसका, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, तो टेस्ट लेस होती है, कोई ओडोर भी नहीं आती इसकी, गंध भी नहीं आती, तो ओडोर लेस होती है। एंड नॉन रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, नॉन रिएक्टिव या इनर्ट होती है रूम टेम्परेचर में, बट हाई टेम्परेचर में आपको पता है ये बन जाती है, नाइट्राइड वाले कंपाउंड बनाती है, ठीक है, मेटल के साथ। तो नॉन रिएक्टिव इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में कैसी होती है, नॉन रिएक्टिव या इनर्ट। तो रिएक्टिविटी शो होती है हाई टेम्परेचर में, एट हाई टेम्परेचर इट रिएक्ट्स, ठीक है। हाई टेम्परेचर में ये चीज़ नाइट्रोजन जो है हमारे पास, ये रिएक्ट करती है। और कैसे रिएक्ट करेगी तो वो देख लेते हैं। आपने देखा ही है लिथियम और नाइट्राइड वाले पिछले क्लास में, मतलब 11th क्लास में, जब आप क्या पढ़ रहे थे, एस ब्लॉक पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने देखा ही था लिथियम और मैग्नीशियम ही रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन से अपने ग्रुप से। लिथियम और मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप होती है वही वाली, लिथियम नाइट्रोजन और मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। अच्छा लिथियम 6 लेते हैं तो फिर ये बनता है Li3N2, Li3N बनता है, Li3N, तो यहाँ 2 लगा देंगे, बात बन जाएगी 2N2 ये। और मैग्नीशियम 6 लेते हैं, नाइट्रोजन 2 ही रहता है, तो ये बनाता है Mg2, हाँ ये बनाता है। तो इसमें Mg कितने लेने पड़ेंगे, 3 ले लें, तो ये बनाएगा Mg3N2, ये ठीक है। ये दोनों कौन से नाइट्राइड है, दिस इज कॉल्ड लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी रिएक्टिव नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो आइड फॉर्म में आया, ठीक है। और ये होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्लियर, वो लिथियम नाइट्राइड और ये मैग्नीशियम नाइट्राइड, गुड। नाइट्रोजन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है भैया, कितनी है, 0, 0 ही तो होगी, अरे भैया 0 नहीं होगी, -3 होगी, 0 नहीं है, नेटिव फॉर्म में है ना वो अपनी, ठीक है। कमर्शियल प्रोसेस देखेंगे इसके, जिसको हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं, आगे बढ़ेंगे और हेबर्स प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। ऐसे हैं, चलता तो ऐसे ही है, देखो
चलो एक काम करेंगे, हेवर्स प्रोसेस हम तब देख लेंगे जब हम अमोनिया को इंडिविजुअली पढ़ेंगे कंपाउंड को। अभी जरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं, नाइट्रोजन की दो ही है, एक तो हेवर्स प्रोसेस ही है, ठीक है, और एक है नाइट्रस ऑक्साइड बनाना, NO, ठीक है, ये है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ N2। तो एक तो देख लेते हैं हेवर्स प्रोसेस, वो आपको पता है क्या होती है, N2 गैस फॉर्म में, 3H2 गैस फॉर्म में गिव्स अस 2NH3। ये आपको याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स में, ये भी गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में। हेट्रोजीनस कैटालिसिस होता है यहाँ, क्योंकि फेरस होता है सॉलिड फॉर्म में और मोलिब्डेनम होता है प्रोमोटर। अब LCP लीच एटले प्रिंसिपल उसी टाइम लगाएंगे, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, यही होता है, ये उल्टा होता है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, H होता है ना, HPTL तो नहीं होता, देख लेना खुद वहीं पे, है ना, वहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ पे हीट भी निकलती है, तो आप समझ जाओगे हीट रिलीज़ हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ लग जाए तो लो टेम्परेचर रखना चाहिए और हाई प्रेशर रखना चाहिए, HPLT। चलो दूसरी ये देख लो, N2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके N2 + O2 गिव्स अस 2NO। ये वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे हेवर्स प्रोसेस, अभी ये दोनों देख लो, ठीक है। इसे बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लियर है, शाबाश। थोड़े यूजेस देख लेते हैं, नाइट्रोजन के यूजेस कहाँ हैं, यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले तो है हेवर्स प्रोसेस में, ठीक है, तो है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया के मैन्युफैक्चर में NH3। कौन से प्रोसेस से, ऊपर देख ही रहे हो आप, हेवर्स प्रोसेस। लिक्विड नाइट्रोजन आपको पता है, ये कूलिंग एजेंट के जैसे यूज़ होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन पता है ना, कूलिंग एजेंट के जैसे यूज़ होते हैं, फ्रीजिंग एजेंट के जैसे, लिक्विड नाइट्रोजन आपका फ्रीजिंग एजेंट के जैसे यूज़ होता है। कहाँ होता है, प्रोपेलेंट फॉर्म में भी होता है, आग भी लग जाती है इससे, यह है। बट जनरली हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, कोई भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होगा, बायो स्पेसिमेन लिख देते हैं, उसको प्रिजर्व करने का काम आएगा। क्या चीज़ भैया, आपका कौन, लिक्विड नाइट्रोजन। और कहीं यूज़ है इनर्ट एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए, वो तो इसमें जायज़ ही था, क्या है, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इनर्ट होती है, अनरिएक्टिव होती है रूम टेम्परेचर में, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो 3 जायज़ भी थे, हमने लिख दिए। अब इसके बाद यार देखो, दूसरा आप पे जो नाइट्रोजन का कंपाउंड आएगा वो है अमोनिया, ठीक है। लुईस बेस होता है अमोनिया, क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए, ठीक है। तो NH3 अमोनिया, बात करेंगे अमोनिया की। अमोनिया होता है NH3, एक होता है लोन पेयर, ठीक है, यह है। अगर हम इसमें देखें, इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर देख लें, एक ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है लोन पेयर, क्या बोलोगे इसे, पिरामिड बोलोगे ना, पिरामिड बन रहा है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल, यही बोलोगे ना, और कुछ बोलोगे, अरे यही तो बोलोगे, मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, शेप की नहीं। यहाँ लोन पेयर है ना, तो कैसी शेप है, पिरामिडल है। ज्योमेट्री तो इसकी कैसी है, टेट्राहेड्रल है, देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एक लोन पेयर को भी सिग्मा मानेंगे, 4 सिग्मा है, sp3 है, ठीक है, sp3 होगा, 4 सिग्मा अभी आपको बताया था। तो ज्योमेट्री तो इसकी कितनी है, आपको पता है, पिरामिडल है, सॉरी ज्योमेट्री इसकी है टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट शेप कैसा आएगी, शेप लोन पेयर छुपा लो। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, एंगल के हिसाब से टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट आता है बॉन्ड एंगल, ठीक है, बट इतना होगा नहीं, उससे कम होगा ड्यू टू बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन, ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, ठीक है। तो शेप आएगी इसकी क्या, ये बताओ कितनी, कैसी है, छुपा दो, पिरामिडल है, ठीक है। तो शेप आएगी इसकी पिरामिडल, एंड ड्यू टू किन किन के बीच में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या है, रिपल्शन होगा। जिसके बॉन्ड नहीं बने वो तो दुखी होगा ना, वो तो लड़ाई करेगा बाकियों से, है ना। सबसे ज़्यादा रिपल्शन कहाँ होता है, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, ये। तो पिरामिडल ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो हमारा बॉन्ड एंगल है
वो लेसर देन होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है वो बात की बात है, बट अभी ये देख लो, है ना। NH3 ये है। कुछ वैसी बातें करें तो NH3 एक लुईस बेस है, लुईस बेस है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। इस पे लोन पेयर है, इसकी वजह से ये क्या है, लुईस बेस है। और एक और बात, इसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ग्रुप में, मतलब PH3 से ज़्यादा है, फॉस्फीन से ज़्यादा है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसकी स्मेल होती है यार पंजेंट, आपको ये भी पता है स्मेल कैसी होती है, पंजेंट होती है। क्लियर है इतना। और एक और चीज़ पता है आपको क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कौन, NH3, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और ये मिसिबल होता है पानी में घुलना चाहता है, मिसिबल विद वाटर, पानी में घुल जाता है, पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, इसलिए। तो इट इज़ मिसिबल विद वाटर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगी यहाँ पे। पानी और अमोनिया के साथ क्या बनता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो ये है। और इसका कमर्शियल वो आपको पता है कैसा होता है, प्रिपरेशन हेबर्स प्रोसेस से होता है। क्लियर है इतना, हाँ गुड। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको इसकी बता दी। और कुछ बताऊँ? लुईस बेस है और क्या है, कुछ नहीं। एक रिएक्शन दिखानी है तो दिखा देता हूँ इसकी, क्यों है ये लुईस बेस, वाटर के साथ ही दिखा दो। तो यहाँ पे बना लेते हैं NH3, क्या है इस पे, लोन पेयर है, प्लस क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर को ये अपनी इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, और वाटर बन जाएगा कितना, OH नेगेटिव। ये चीज़ है, ठीक है। इनमें भी कंपैरिजन आता है कि किसमें बॉन्ड पेयर ज़्यादा होगा, ठीक है। इनमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा या किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, वो भी एक क्वेश्चन है, वो बाद में देखेंगे। अभी बस ये देख लो, ये हम पे लुईस बेस, बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। एसिड क्या होते हैं लुईस के टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बहुत से हैं ना, अरेनियस कंसेप्ट, और फिर कौन सा लॉरी कंसेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, ये लुईस के कंसेप्ट के बेस पे है, ठीक है। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। NH3 लुईस बेस है, ये हमारा लुईस एसिड होगा। लुईस बेस का क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड, और लुईस एसिड का क्या बनेगा, कंजुगेट बेस, ठीक है। तो H2O का कंजुगेट बेस कौन है, OH है, OH माइनस एक H हटाना है। और ये लुईस बेस है, इसका कंजुगेट एसिड कौन है, NH4 पॉजिटिव है। क्लियर है इतना, शाबाश। और एक और चीज़ ये मैं बता सकता हूँ आप पे कि NH3 एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। लाइगेंड वो होता है जब मेटल लाइगेंड बॉन्ड बनता है, जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे, एक बॉन्ड बनेगा मेटल लाइगेंड बॉन्ड, मेटल और लाइगेंड के बीच में बॉन्ड। आपने देखा है, एक याद नहीं है, एक ये पढ़ा था हमने K3FeCN6, K3FeCN6। और एक तुमने ये कहाँ पढ़ा था, तो तुमने सॉलिड स्टेट में और सोल्यूशन में। और ये कहाँ पढ़ा था, ड्राई सेल होता है, उससे अमोनिया निकलते हैं, वो बस्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए जिंक करते हैं, तो ZnNH3 ये भी आपने पढ़ा है। ये दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, मेटल लाइगेंड बॉन्ड से बनते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि NH3 जो होता है एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है। तो सारी बातें बना दी आपने NH3 की, ये नहीं बताया प्रिपरेशन कैसे होती है, अभी बता देंगे यार। NH3 इज स्ट्रॉन्ग लाइगेंड एज इट कैन डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, कौन से, लोन पेयर वाले, बॉन्डिंग वाले नहीं, इसलिए क्या स्ट्रॉन्ग लाइगेंड भी है, ठीक है। ये चीज़ है। और कुछ बताऊँ? नहीं। अब प्रिपरेशन बताओ। तो देखो यार, नेचुरल प्रोसेस में बता देता हूँ आपको ये बनता कैसे। पहले इसकी नेचुरल प्रोसेस क्या है, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। हेडिंग लगा देते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। पहले देखेंगे नेचुरल प्रिपरेशन, नेचुरली कैसे प्रिपेयर होगा नेचर में, ठीक है। तो नेचर में एक चीज़ होती है यूरिया, पता है ना आपको, पानी के साथ मिलता है वो। नेचर में जो यूरिया है NH2CO NH2 पानी के साथ मिल जाता है, वो H2O के साथ, ठीक है। NH2CO NH2 की आपने ये वाली फॉर्म भी देखी होगी, NH2CO, वही चीज़ है। तो ये जो NH2CO NH2 है, ये पानी के साथ मिलता है, बनाता है NH4CO3, अमोनियम कार्बोनेट, NH4CO3, ठीक है। और फिर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है और अमोनिया मिलता है, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलती है इससे, अमोनिया मिलता है,
वाटर मिलता है, CO2 मिलता है। बैलेंस कर लेंगे। कार्बन कितने, बैलेंस हो गई, NH3H2O CO2। देख लो, नाइट्रोजन 2 है ना, 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगी। 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 8, 6, 7, 8, ठीक है। ऑक्सीजन 1, 2, 3, ऑक्सीजन 3, कार्बन 1, ठीक है। ये आपकी नेचुरल प्रिपरेशन है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख लो, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक बनी। लैब प्रिपरेशन, अमोनिया की लैब प्रिपरेशन देख लो एक बार फटाफट। तो पहली तो है NH4Cl जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड 2 टाइम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। जो बनाना है पहले वो तो लिखो। तो हमें बनाना है अमोनिया, अमोनिया बना लिया, 2 था तो 2 बना लिया। अब Ca है और Cl है तो CaCl2 निकाल देंगे, H भी है और O भी है तो H2O भी निकालना पड़ेगा, बैलेंस करेंगे। 2 नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन 6, 4 और 2 8, 5, 6, 7, इतने 4 और 4 2 जा 8, 9, 10, 6, 4 लगा दें। O कितने, O 2 हैं, हाइड्रोजन 6, 7, 8, अगर यहाँ 2 लगा दूँ तो यहाँ कितने बचे, 4 2 जा 8, 2 NH4Cl CaOH होल ट्वाइस, कुछ कर भी नहीं सकते, बैलेंस है नहीं है। 2 NH3 2H2, यहाँ से आए 4, यहाँ से आए 6, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस है। यहाँ पे कितने हैं, 6 और 4 10, यहाँ पे 4 2 जा 8 और 9 10। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन है 2, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, नाइट्रोजन है 2, क्लोरीन कितने हैं, 2, कैल्शियम है 1, ठीक है। तो लैब प्रिपरेशन ही हो गई, ठीक है। यहाँ से अमोनिया मिल गया। एक और है अमोनियम सल्फेट लेते हैं, NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट है ये, ठीक है। अमोनियम सल्फेट की किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा दो, जैसे NaOH हो गया, तो पहले तो वही निकाल दो जो निकालना है, NH3। भाई ये N और A अलग नहीं है, NH3 निकल गया और Na और SO4 का एक बनता है सोडियम सल्फेट, Na2SO4, ये निकाल दिया, साथ में वाटर निकाल दिया, बैलेंस करेंगे जी। तो NH4 होल ट्वाइस, नाइट्रोजन 2 हैं तो ऑब्वियसली 2 नाइट्रोजन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और 2 NaOH है, Na2 हो गया, SO4 आ गया, सल्फर 2 है, 2 NH3, 2 H2O। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 4 और 5 6, यहाँ पे 4 और 5 6, ठीक है। हाइड्रोजन 8 और 2 10, हाइड्रोजन 6 और 4 10, ठीक है। ऑक्सीजन 1 और 3, यहाँ पे 4 5 6, दोबारा देखना पड़ेगा यार। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन 4 और 5 6, सब सही है। नेट सोडियम 2 हैं, हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल आपको पता है हेबर्स प्रोसेस होती है। इंडस्ट्रियल कौन सी प्रोसेस होती है, हेबर्स प्रोसेस होती है, तो वो देख लो। दो तो देख लिया आपने, नेचुरल देख ली, वैसे देख ली। तीसरी देख लो, हेबर्स प्रोसेस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, वो होती है हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। कैटालिटिक चैम्बर में यूज़ करते हैं इसका, डायग्राम भी दिखा दूंगा। N2 + 3H2 गिव्स अस कितना, N2 + 3H2 गिव्स अस 2 NH3, गैस है 1:3 वॉल्यूम में डालना है इसको, वो 2 वॉल्यूम में मिलेगा, ठीक है। 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम, वो 2 वॉल्यूम, ये लिख लेना आप लोग। फेरस लेते हैं एज अ कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर, ठीक है। ये आपका प्रमोटर होता है, फेरस आपका कैटलिस्ट होता है, कैटालिस्ट, उसे अलग से लिखना, फेरस एज अ प्रमोटर एंड मोलिब्डेनम एज अ कैटलिस्ट, क्लियर। दिस इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट तो देखना ही नहीं होता है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेस क्या अलग है, तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। कहाँ पढ़ा था, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था। इसके बाद एक और चीज़, जब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, इसके बाद एक और चीज़ कि यहाँ पे 2 to 400 शायद कैलोरी भी निकलती है, हीट, तो ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है भैया। और कुछ नहीं, बस इतना ही। टेम्परेचर लेते हैं इसमें 773 केल्विन, प्रेशर लेते हैं 200 atm, ठीक है। तो टेम्परेचर रहता है यहाँ पे कितना, 773 केल्विन, और प्रेशर रहता है 200 atm,
773 केल्विन ज़्यादा कोई वो नहीं है, ज़्यादा नहीं है। कितना है? 273 हटा दो इससे, उतना है, ठीक है। तो अगर हम मैक्सिमम यील्ड चाहिए अमोनिया की, फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? एक तो अच्छी वाली चीज़ें लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे यूजिंग ली-चैटलर प्रिंसिपल, ये तो लगाएंगे ही, LCP ली-चैटलर प्रिंसिपल तो लगाएंगे, बट ये नहीं करेंगे क्या कि आप अमोनिया हटा दो, जितना अमोनिया हट जाएगा उतनी अमोनिया की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई, तो उतना N2 और H2 और रिएक्ट करेंगे, ये है। या N2 और H2 की कंसंट्रेशन जितनी बढ़ा दो उतनी रिएक्शन में क्या आ गई? अब ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो गई, तो उसे रिएक्शन सप्रेस करने के लिए आगे की तरफ रिएक्शन प्रोसीड करेगा, वो नहीं लिखेंगे। लिखना है तो लिख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है, कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2, इन दोनों को हमने करना है इंक्रीज़। जितना बढ़ा दोगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन उतना कम करना चाहेगी, तो आगे की तरफ बढ़ा देगी। फॉरवर्ड ही हमें चाहिए, अमोनिया ही तो बनाना चाह रहे हैं ये। दूसरा, जितना NH3 बन रहा है उसे निकालते रहो, NH3 बन रहा है उसे निकालते रहो, NH3 जितना बना निकालो, कमी पड़ गई, कमी पूरी करने के लिए आगे की तरफ और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन दोबारा होगी, क्योंकि NH3 जितना कम हो गया जो आपने बाहर निकाला उसकी कमी भी तो पूरी करनी है, तो NH3 की कंसंट्रेशन को क्या कर दो? कम कर दो। अब कुछ चीज़ें मैं लिखने जा रहा हूँ, वो देखना। हाई प्रेशर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, प्रेशर हाई टेम्परेचर कम, इसको ज़रा हम सीखेंगे अब। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर क्यों होना चाहिए? बाकी तो कुछ नहीं है। हाँ, मैक्सिमम यील्ड के लिए फेरस कैटलिस्ट भी लेंगे, और अगर इसके हम फाइनली डिवाइडेड फॉर्म ले तो और मज़ा आ जाएगा। फाइनली डिवाइडेड, इसको हम लेना पड़ेगा कैसे? फाइनली डिवाइडेड। इतनी चीज़ें हो गई। अब ज़रा LCP से समझते हैं कितनी चीज़ें ये जो सर आपने बोल दी, क्या ली-चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सही भी है या नहीं है, ठीक है। तो ये हटा रहा हूँ, ज़रा आप समझो सही है या नहीं है, वो देख लेंगे। देखो, जब भी हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ करें, है ना, तो इक्विलिब्रियम जो होगा डिस्टर्ब होगा, और इक्विलिब्रियम इस डिस्टर्बेंस को अंडू करने के लिए, मतलब दोबारा के जैसे वापस आने के लिए, इक्विलिब्रियम वापस लाने के लिए, इक्विलिब्रियम क्या करेगा? उस तरफ जाएगा, अंडू, तो रिएक्शन शिफ्ट्स टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड वो देख लेंगे, जहाँ लेसर मोल्स हो, कम मोल्स हो, ये होता है। प्रेशर बढ़ा दोगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम चाहेगा कि मैं डिस्टर्ब स्टेट से स्टेबल स्टेट में आ जाऊँ। सबसे स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? इक्विलिब्रियम खुद होता है। तो प्रेशर बढ़ा दोगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। अब इस डिस्टर्बेंस को, रैंडमनेस को स्टेबिलिटी में लाने के लिए इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में जाएगा जहाँ कम मोल्स हो। प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। और इक्विलिब्रियम चाहेगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम उतने ही हो जाएं जितने पहले थे, बढ़े ना। तो उस तरफ जाएगा जहाँ मोल्स कम है, क्योंकि उसी तरफ दोबारा चल जाए कि जहाँ मोल्स ज़्यादा हैं तो पहले से ही बढ़ चुके हैं, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स तुम और बढ़ा रहे हो, तो इक्विलिब्रियम रह कहाँ जाएगा? तो उस तरफ जाएगा जहाँ लेस मोल है। तो देखते हैं 3 और 1, यहाँ कितने मोल? 4। वैसे तो स्टोइकियोमेट्री है, बट कमर्शियल प्रोसेस में वही चीज़ है, ठीक है। 3 और 1 4, और यहाँ 2, तो यहाँ लेस मोल है, इधर क्या है? लेस मोल्स हैं, कम मोल्स हैं, तो इधर की तरफ ही भागना था। और चाहते भी हम कमर्शियली क्या है? इधर की तरफ ही भागे, क्योंकि हम क्या बनाना चाहते हैं? N2 और 3H2 नहीं, हम अमोनिया बनाना चाहते हैं, तो लेस मोल की तरफ भागना है, ठीक है। लेस मोल आपके अमोनिया की तरफ पड़ रहे, तो उधर की तरफ भागेंगे, तो ये बाजी सही पड़ गई, हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर सही है। अब ज़रा लो टेम्परेचर देखते हैं, तो ज़रा समझो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जैसे ये है, ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपका एंथैल्पी चेंज आता है नेगेटिव, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भैया, मज़ा आ गया। एंथैल्पी चेंज कैसा है? नेगेटिव है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? क्योंकि पहले से यहाँ हीट रिलीज़ हो रही है, क्यों ना ये हीट इधर मिल जाए, क्या होगा? फिर यहाँ कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आई बात समझ में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम क्या चाहते हैं कि हीट यहीं
मतलब क्या हो, इतनी हीट यहाँ प्रोड्यूस ना हो, इससे ज़्यादा और ना हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, टेम्परेचर क्या कर दे, बढ़ा दे, ये समझते हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है टेम्परेचर घटा दे, पहले देख लेते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे और हीट प्रोड्यूस होगी, मोर हीट प्रोड्यूस, ज़्यादा हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, और इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिस्टर्ब, और इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिस्टर्ब। समझो, एक्सोथर्मिक है, हीट चेंज नेगेटिव होगा, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया, मैं बोल रहा हूँ बढ़ा देंगे, फिर घटाने वाला देखते हैं, पहले टेम्परेचर बढ़ा दो, क्योंकि प्रेशर में भी बढ़ाया था, वो तो ये हुआ कि प्रेशर घटाने की कंडीशन आ नहीं पाई। यहाँ देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इस रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि इतने टेम्परेचर में 773 केल्विन जो है उसमें तो हीट रिलीज़ हो रही है। आप टेम्परेचर और बढ़ा दोगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लो अब हीट प्रोड्यूस हो रही है 50,000 कैलोरी, तो क्या चाहेगा इक्विलिब्रियम, ये चाहेगा कि जितनी बड़ी 50,000 माइनस 22,400 करेंगे, जितनी भी आ गई, लेटस से एक्स आ गई, वो एक्स हीट यहाँ नहीं रहनी चाहिए, वो पीछे ही यूज़ हो जाए। तो यार वो फिर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बैक की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा हीट निकल रही है जो कि है 50,000 माइनस 22,400 एक्स, उसको वो आगे तो नहीं खपा सकता, आगे तो नहीं यूज़ कर सकता, तो किधर को भेजेगा, पीछे भेजेगा, सारा पासा पलट गया, पीछे भेजेगा मतलब ये अमोनिया का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा और क्या बन जाएगा, N2 और 3H2, बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, फॉरवर्ड इतनी फिजिबल नहीं होगी, बैकवर्ड हो जाएगी, मतलब पीछे को भेजेगा। तो हम जब बनाना चाहते थे NH3 को, उसने उसका डिकम्पोज करवा दिया। तो हाई टेम्परेचर में तो फ़ायदा नहीं है। अब अगर लो टेम्परेचर हो, और ये सारा पासा किस में है, एक्सोथर्मिक में, एंडो में उल्टा होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या कर दें, लो कर दें, टेम्परेचर हमने कर दिया कम, तो अब क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है भाई, टेम्परेचर कम हुआ तो अब लेस हीट प्रोड्यूस हुई, लेस हीट प्रोड्यूस हुई, कम हीट क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। मान लो अब होगी तुम्हारी 15,000, चलो मान लिया 20,000 हो गई, 20,000 हो गई, डिफरेंस कितने का है, 2400 का। ये 2400 यहाँ से तो नहीं मिल सकता, मिलेगा कहाँ से, पीछे से ही मिल पाएगा। अब दोबारा इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम दोबारा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम चाहेगा कि यार आइडियली बननी कितनी चाहिए, 22,400 कैलोरी बननी चाहिए, बन कितनी रही है, 20,000 बन रही है, 2400 कम पड़ रही है। अब 2400 कम वो बन कब पाएगी, जब N2 और 3H2 रिएक्ट करके अमोनिया के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हीट और प्रोड्यूस करें। फॉरवर्ड तो बन नहीं सकती, देखो फॉरवर्ड में लगेगी, अगर तुम बैकवर्ड जाओगे, अगर तुम बैकवर्ड जाओगे तो इसका डिकम्पोजिशन होगा, थर्मली होगा, आपको तो हीट चाहिए डिकम्पोज करने के लिए, बट अमोनिया को बनाने के लिए हीट लगेगी, रिक्वायर्ड है, और अगर इसे डिकम्पोज करना है तब भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये चीज़ है। तो क्या है, 22,400 बननी थी, 20,000 बन रही है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर कम करा, कम हीट प्रोड्यूस होगी, अब 20,000 हो रही है, होनी 22,400 चाहिए, डिफरेंस कितने का है, 2400 का, आगे से तो नहीं मिल पाएगा, अभी तो नहीं दिख रहा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा N2 और 3H2 को कि भाई तुम और रिएक्ट करो, क्योंकि जब तुम रिएक्ट कर जाओगे अमोनिया के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हीट प्रोड्यूस होगी, और वही कॉम्प्लीमेंट्री हीट जितनी कमी है उसको पूरा करेगी, जितनी कमी है उसको पूरा करेगी, कितनी कमी है 2400 की, उसको पूरा करेगी। तो लो टेम्परेचर रखेंगे तो रिएक्शन किधर को प्रोसीड होगी, आगे को, क्योंकि डिस्टर्ब हो गया ना, 20,000 बन रही है, आगे तो बन नहीं सकती, इनको ही बोलेंगे कि तू रिएक्ट कर भाई, इसको खपा के थोड़ी होगा पीछे, तो 20,000 और कम हो जाएगा। अगर इस 20,000 को डिकम्पोजिशन के लिए यूज़ कर लोगे तो और कम हो जाएगा, बढ़ानी है ना, अमोनिया का भी चाहिए, और क्या करना है, हीट भी उतनी प्रोड्यूस होनी चाहिए एक्सोथर्मिक, तो इन दोनों को बोलेगा वो और रिएक्ट करो, इस 20,000 को 22,400 बनवाओ, उसके साथ हमारा अमोनिया भी बनेगा। तो ये है, तो एक तो हमें हाई प्रेशर रखना है, और टेम्परेचर कैसे होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्लियर है, गुड, शाबाश। कैसे हो साथियों, जैसे कि पिछली बार हमने अमोनिया के बारे में पढ़ा था कि अमोनिया क्या चीज़ है, वो एक लुईस बेस है, क्योंकि इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक लाइगेंड के जैसे भी वो बिहेव करता है। साथ में हमने क्या पढ़ा था कि अमोनिया की शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, शेप ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, क्योंकि इसमें लोन पेयर होता है तो रिपल्शन बहुत होता है। फिर हमने हेबर्स प्रोसेस पढ़ी थी, जो उसका कमर्शियल मैन्युफैक्चर करने का तरीका है, उसको ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझा था कि क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, ऐसी सारी चीज़ें हैं ना। अब हमें वही देखना है कि उसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, मतलब
कोई प्रोसेस होगी, कमर्शियली कितनी हम पे चैम्बर्स होंगे, डिवाइसेस होंगे, उसके बारे में हमें बात करनी है, ऑपरेटर्स के बारे में। तो जो हेबर्स प्रोसेस का कमर्शियल फ्लो चार्ट है वो कुछ ऐसा है। देखो हमने यहाँ पे 2 वेंट बनाए हैं, इससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आती है गैसेस फॉर्म में। ये दोनों कैसी फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आती है और गैसेस फॉर्म में थोड़े से कंप्रेस करा जाता है, लिक्विफाइड फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेसर है, देखो एरो देखना, ये 1 है, फिर कंप्रेस होगी, थोड़ी लिक्विफाई होगी, नीचे जाएगी, ये हमारा कैटालिटिक चैम्बर है। कैटालिटिक चैम्बर में आपका आयरन होगा और 773 केल्विन होगी। अब रिएक्शन अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी में स्टार्ट होगी। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि सारा नाइट्रोजन और सारा हाइड्रोजन सारा अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, 100% एफिशिएंसी नहीं होगी, बट उसका भी तोड़ है। तो इनलेट क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में आए, एयर भी होगी, कंप्रेस हुए, लिक्विफाई हुई, यहाँ पे आए, कैटालिटिक चैम्बर है, यहाँ पे आयरन होगा, मॉलिब्डेनम होगा 773 केल्विन में, रिएक्शन हो जाएगी, आगे की साइड कौन निकलेगा, अमोनिया निकलेगा गैसेस फेज में। अब अमोनिया जैसे गैसेस फेज में निकला, इसको कूल कर देंगे, यहाँ पे हमें लिक्विफाइड अमोनिया मिल जाएगा। बट मेन बात क्या है, अमोनिया यहाँ पे 100% नहीं मिलेगा। जैसे आपने 100 ग्राम नाइट्रोजन और 300 ग्राम हाइड्रोजन डाल दी, तो ज़रूरी नहीं है 400 ग्राम अमोनिया मिले। अभी भी कुछ नाइट्रोजन और कुछ हाइड्रोजन ऐसा होगा जो अभी भी रिएक्ट नहीं हुआ, तो उसे हम ऊपर पंप कर लेंगे और दोबारा यहाँ ले आएंगे, दोबारा वो रिएक्ट करेगा, ऐसे ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। अमोनिया बना, पूरा तो नहीं बन पाया, सारे नाइट्रोजन और सारे हाइड्रोजन से अमोनिया तो नहीं बन पाया, तो कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभी भी ऊपर होगा इकट्ठा, उसे पंप आउट कर देंगे, यहाँ पे दोबारा फेंकेंगे 5th नंबर से नीचे सेकंड वाली प्रोसेस की तरफ फेंकेंगे, दोबारा वो कैटालिटिक चैम्बर में आएगा, दोबारा रिएक्ट करेगा, दोबारा अमोनिया बनेगा, फिर और नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, ऐसे करते जाएंगे जब तक हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव ना हो, हालांकि वो 100% तो नहीं होगी। तो आपको कैसे याद रखना है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कंप्रेसर है, लिक्विफाई होंगे, नीचे आएंगे, कैटालिटिक चैम्बर है, आयरन है 773 केल्विन में। देन उसके बाद क्या है, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट प्रोसेस मत भूलना। देन उसके बाद क्या है, रिएक्शन हो जाएगी, अमोनिया निकलेगा गैसेस फेज में, ऊपर एक कूलिंग हम करेंगे, फिर नीचे हम पे कंटेनर में अमोनिया लिक्विफाइड फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाएगा। बट ये पूरी एफिशिएंसी का नहीं होगा, पूरा हम पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यूटिलाइज़ करके नहीं आया होगा अमोनिया, कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभी भी इकट्ठा होगी चैम्बर में, यहाँ कंटेनर में, तो उसे पंप आउट करेंगे, सेकंड नंबर पे दोबारा भेजेंगे। ये वाली प्रोसेस 5th है, 5th को सेकंड में लाए, सेकंड से दोबारा जो बचा नाइट्रोजन हाइड्रोजन है अमोनिया के साथ, वो दोबारा कैटालिटिक चैम्बर में रिएक्ट करके और अमोनिया बनाएगा गैसेस फॉर्म में, फिर वो कूल होता रहेगा, ऐसी प्रोसेस ये चलती रहेगी। तो फ्लो चार्ट देखना, पहला क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, दूसरी बात लिक्विफाई होकर दूसरे कैटालिटिक चैम्बर में गया, तीसरा कूल हो गया, चौथा है ही नहीं, चौथा वैसे ऊपर है, 5वां पंप है, बस ये याद रखना। ये हेबर्स प्रोसेस का फ्लो चार्ट है, क्लियर है इतना? गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमें अब थोड़ी अमोनिया की बातें दोबारा कर देनी है। जैसे हमें पता है कि सिंस अमोनिया जो है एक लुईस बेस है, क्यों है? ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे अमोनिया है NH3, ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करे, जैसे AlCl3 ले लो या HCl ही ले लो, तो होगा क्या, ये इसे अपने लोन पेयर दे देगा H को, तो बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो NH4 पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव, वो दिखेगा कैसे, आप यहाँ पे NH3 देख लो और NH4 पॉजिटिव देख लो, समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन रहेंगे और 2 लोन पेयर रहेंगे, हाइड्रोजन अपने साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, ऐसे नाइट्रोजन पे कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3, और 3 हाइड्रोजन के तो 3 सिंगल बॉन्ड बन गए, और यहाँ पे एक लोन पेयर है। होगा क्या, अब यही लोन पेयर किसको मिल गया, H को मिल गया, तो NH4 पॉजिटिव कैसे बनेगा, N, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यह है। साथ में यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, क्योंकि जहाँ पे ये प्रोटॉन था, इसको नाइट्रोजन ने, कौन सा आयन है ये, अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन, तो नाइट्रोजन ने इसे अपना लोन पेयर दे दिया, यहाँ पे जो लोन पेयर था वो हाइड्रोजन को मिल गया, H+ होगा ना, तो अब इस पे लोन पेयर की कमी आ गई, तो यहाँ पे क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज लग गया। तो अब आप ये देखो रिपल्शन कहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे
क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ पे रिपल्शन मोर होगा। रिपल्शन ज़्यादा क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक तो है लोन पेयर और एक यह है बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जबकि यहाँ पे ये भी बॉन्ड पेयर है और ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात यह है, कौन सा रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो आपको पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होता है एज़ कंपेरिजन टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और एक और बात, जितना रिपल्शन ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो ये और दूर चल जाएगा, रिपेल होगा ना तो पास नहीं आएगा, दूर जाएगा ऐसे, ठीक है। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, तो ये स्ट्रेच आउट होंगे, अंदर नहीं आएंगे, स्ट्रेच आउट होंगे। तो रिपल्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। रिपल्शन और बॉन्ड एंगल के बीच में कैसे रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो आप खुद ही बताओ, यहाँ रिपल्शन ज़्यादा है तो यहाँ बॉन्ड एंगल बनेगा कम और यहाँ बॉन्ड एंगल बनेगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ रिपल्शन क्या है, कम है। रिपल्शन ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ बॉन्ड एंगल बनेगा कम, और रिपल्शन कम कहाँ है, यहाँ पे, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर वाला है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल बनेगा ज़्यादा। तो यहीं से हमें पता चला, रीज़न तो ये है कि सिंस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज़ मोर देन बॉन्ड पेयर, दैट्स वाई NH4 पॉजिटिव हैज़ मोर बॉन्ड एंगल देन NH3 से ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है किसमें, NH4 पॉजिटिव में। क्यों है, ये एंगल है, लेस ग्रेटर नहीं है, ये एंगल है, एंगल थीटा, ठीक है, एंगल। तो बॉन्ड एंगल कहाँ ज़्यादा होगा, NH4 पॉजिटिव में होगा। आपको भी पता है क्यों होगा, क्योंकि वहाँ रिपल्शन क्या है, कम है। रिपल्शन और बॉन्ड एंगल के बीच में कैसे रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि यहाँ रिपल्शन कम है तो यहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ये इतना स्ट्रेच आउट नहीं होगा जितना वो हो जाएगा, ये बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। इस थीटा की बात कर रहा हूँ, यहाँ ये थीटा क्या होगा, कम होगा, यहाँ ये थीटा क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ रिपल्शन ज़्यादा है तो ये थीटा कम होगा, यहाँ रिपल्शन कम है उसके कंपैरिजन में, तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा वाई NH4 पॉजिटिव हैज़ मोर बॉन्ड एंगल देन NH3, तो इट इज़ ड्यू टू द सोल रीजन दैट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर एंड रिपल्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ये आप लोगों को बोलना है, क्लियर है, शाबाश, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो अमोनिया कहाँ काम आता है, क्योंकि अमोनिया एक लाइगेंड है, तो जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनते हैं, मेटल लाइगेंड बॉन्ड बनते हैं, उसमें अमोनिया का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यार जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बने अमोनिया के साथ किसी मेटल के, उनका कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। क्यों होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी देखेंगे, CFT थ्योरी, उससे पता चलेगा, ठीक है। डीजेनरेसी होती है डी ऑर्बिटल में, उसके बारे में। तो नोट है नया कि सिंस NH3 act as ligand, therefore it forms कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ना, उससे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विद मेटल, ठीक है। एंड यहीं से फिर जन्म होता है मेटल अमोनिया टेस्ट का, मेटल अमोनिया टेस्ट या अमोनिया मेटल टेस्ट का, ठीक है। यह इट फॉर्म कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस का होता है कैरेक्टरिस्टिक कलर, याद रखना। कैसा कलर होता है, कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, COLOR, ठीक है। कैसा कलर होता है, कैरेक्टरिस्टिक कलर, क्योंकि अमोनिया लाइगेंड है तो मेटल के साथ रिएक्ट करके वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, लाइगेंड होते हैं ना इसमें, और इसे बोलते हैं मेटल अमोनिया टेस्ट। और हर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, ठीक है। जैसे एक तो आपने देखा ही है हम पे, वो जैसे एग्जांपल Cu2 पॉजिटिव प्लस 4NH3, ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक कलर होगा डीप ग्रीन होता है, तो क्या होगा CuNH3 होल 4, CuNH3 होल 4।
2+, ये होगा ऐसे। ये तो आपने देखा ही है ना, ये तो ड्राई सेल में भी था। इसके अलावा आप पे एक और होता है AgCl के साथ 4NH3 करते हैं, ठीक है। AgCl सिल्वर क्लोराइड के साथ 4NH3 करता है, ठीक है। अब बात यह है कि कोऑर्डिनेशन इस पेयर बनेगा कैसे, तो अंदर होता है Ag, तो AgNH3 4 और बाहर होता है Cl। बच्चों आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब ये आयनाइज होगा तो ये अलग होगा, वो अलग होगा। ऐसे नहीं टूटेगा कि Ag अलग टूटेगा NH3 NH4 बन गया, नहीं, ये अलग टूटता है, वो अलग टूटता है। इस पे प्लस आएगा और Cl पे क्या आता है, माइनस आता है, ऐसा है, ठीक है। चलिए, तो ये इसका मेटल अमोनिया टेस्ट हो गया। अब अमोनिया को बाय बाय करते हैं, इसके यूजेस देखते हैं। तो अमोनिया के यूजेस आपको पता है, यूरिया बनाने के काम आता है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र के काम आता है। बाकी इनऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं जैसे नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, एक होगा नाइट्रिक तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नाइट्रोजन की, और अस होगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड के काम आता है। दूसरा लिक्विड जो अमोनिया होता है वो कूलेंट के जैसे या डीप फ्रिज रेफ्रिजरेंट के जैसे यूज़ होता है कोल्ड स्टोरेज डिवाइसेस में, ठीक है। ये तो ये आप लोगों ने देख लिया मेटल अमोनिया टेस्ट है। इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक कलर होगा, ठीक है, वो हमें पता चलता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी से, ठीक है। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ अमोनिया। यूजेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया के यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो पहला है प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, पता है ना यूरिया क्या होती है, NH2CO NH2 होती है, ठीक है, या NH2CO। प्रोडक्शन ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स, यूरिया और बाकी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स का प्रोडक्शन करना हो तो ये यूज़ होता है। फिर है कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं इससे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, जैसे HNO2 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड अस आ गया ना, याद रखना, नाइट्रस एसिड एंड HNO3, ये दोनों एसिड होते हैं ना, ये होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक याद रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो देखो नाइट्रोजन की X मानो, 2 ऑक्सीजन है, हर एक की -2 होगी, तो -2 × 2 कितना होगा, -4, और प्लस का 1 -3, तो इसकी आ जाएगी +3, तो उसमें कम आ गई, यहाँ पे 5 आएगी, ये -6 हो गया, 3 × -2 -6 +1 -5, तो इसकी +5। तो यहीं से आपको एक नोट पता चला कि अस में अस आ गया तो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक आ गया तो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनता है। तीसरा लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड NH3 डीप कोल्ड स्टोरेज डिवाइसेस में, जैसे फ्रिज होते हैं ना बहुत सारे, डीप कोल्ड स्टोरेज डिवाइसेस में एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, ठीक है, लिक्विड अमोनिया। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए। अब जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बोलूं तो आपको याद होने चाहिए कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला, एक फटाक से आपको याद होना चाहिए कि वाई अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, बिकॉज इट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये लुईस बेस के जैसे एक्ट करता है। सॉरी, ठीक है, कि वाई डज अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस, बिकॉज इट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई NO2 डाइमराइज, तो ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्योंकि NO2 में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑड है, तो ये इवन पेयर बन के N2O4 बनाता है, ठीक है। एक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन Cu2+ रिएक्ट विद अमोनिया। तो ये अभी देखा हमने, Cu2+ क्या है, Cu कॉपर एक डी ब्लॉक का मेटल है, ठीक है, अमोनिया आपका लुईस
बेस है पर यहाँ लाइगेंड के जैसे काम करेगा। तो लाइगेंड मेटल क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो आपने अभी देखा था। Cu2+ और 4NH3 रिएक्ट करते हैं तो CuNH3 होल 4 बनाता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है, वाई बॉन्ड एंगल ऑफ NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन इज़ मोर देन NH3। तो ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन ही आते हैं इसमें। बॉन्ड एंगल NH4 पॉजिटिव का NH3 से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि भाई NH4 पॉजिटिव में होगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जबकि NH3 में होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा है, ठीक है, और रिपल्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिपल्शन ज़्यादा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा और वहाँ पे ज़्यादा होगा। राइट कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। मैक्सिमम यील्ड मतलब उपज, यील्ड ऑफ अमोनिया NH3 की मैक्सिमम यील्ड के लिए आपको क्या क्या रखना पड़ता है, तो आपको पता ही है, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और कैटालिटिक कुछ कंडीशन जैसे फेरस एट 773 केल्विन और साथ में उसका प्रमोटर जो कि कौन है, मोलिब्डेनम है। क्लियर है इतना? शाबाश। अच्छा, अब हम देखो क्या देखेंगे, ये हो गया। तो अब हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखेंगे। अभी तो हमने नाइट्रोजन का एक कंपाउंड ये देखा, अब हम देखेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। कोर्स में तो नहीं है बट काम चलता है, पढ़ना तो पड़ता ही है। हम देखेंगे नई हेडिंग है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आपने बहुत सारे देखे हैं, जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा N2O, जिसे हम बोलते हैं लाफिंग गैस भी, लाफिंग गैस। वैसे ये एनेस्थीसिया के जैसे भी यूज़ होता है, यूज एज एनेस्थीसिया, पहले यूज़ होता था, अब तो नहीं करते एनेस्थीसिया। ठीक है, लाफिंग गैस भी है और ज़्यादा क्वांटिटी में लाफिंग गैस, कम क्वांटिटी में एनेस्थीसिया के जैसे यूज़ होती। N2O का वैसे नाम क्या है, कॉमन नेम देखो, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलोगे, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, और क्या देखा होगा, NO दे रखा है। NO क्या होता है, देखो यहीं से बनाओ, एक नाइट्रोजन एक ऑक्साइड। अच्छा, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिख लो इसे, मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड सही है। इसको बोल दो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और कुछ बताओ, जैसे हो गया NO2, तो ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा तो आपने यही देखी है, बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है ये, मेजर पॉल्यूटेंट है, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए मेजर पॉल्यूटेंट यही है। ठीक है, एसिड रेन के लिए भी मेजर पॉल्यूटेंट यही है, एसिड रेन के लिए भी यही मेजर पॉल्यूटेंट है NO2 और कौन, SO2। और क्या देखे होंगे, और एक देखो यार, NO2 की सबसे खास बात क्या है, डाइमराइज करता है, यही मैं आपको बता रहा था। क्या बन जाते हैं, 2 NO2 अलग अलग होते हैं, डाइमराइज करके N2O4 बनते हैं। पहले अलग अलग 17 इलेक्ट्रॉन हैं, अब क्या हो जाते हैं आपके 34 हो जाते हैं, इवन हो जाते हैं। जैसे NO2 है तो इसमें ख़ास बात तो यह है कि जो NO2 है तो NO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। यहीं से देखो, इसकी X, इसकी कुल मिला के -4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है बट कोवैलेंसी 3 होगी। कोवैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, ये हमने देखा था। ठीक है, और क्या है, N2O3 हो सकता है, N2O5 हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनके स्ट्रक्चर देखने आप बुक से रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आपको सुख प्राप्त नहीं होगा उससे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं इनके इसलिए। ठीक है, फिर आप पे आएगा N2O3, तो यहीं से नाम बनाओ इसका, क्या होगा, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। और एक और होता है N2O5, इसे बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या पेंटाऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे सबसे मेन बात क्या, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कितनी होगी, 5 × -2 होगी, -10 ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 5 × -2 -10, इसकी 2x, तो 2x - 10 0, 2x से 10, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आ गई।
बट कोवैलेंसी नाइट्रोजन की मैक्सिमम 4 जाती है, कोवैलेंसी है 4, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, स्ट्रक्चर बनाने हैं बना लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, रेजोनेंस आता है, ठीक है। नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है, तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं तो वो भी बना सकते हो। जैसे हम सबसे पहले N2O का देखें स्ट्रक्चर, तो N2O का लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, N होगा, N होगा, O होगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको पूरी कितनी करनी पड़ती है, 4 करनी पड़ेगी, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, 3 यहाँ बना दो बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बना लो ऐसे, फिर बीच में नहीं आ सकता, नहीं तो ऐसे बना लेना NO, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बीच में एक तो ट्रिपल बॉन्ड होगी, मल्टीपल बॉन्डिंग, और एक ऐसा हो गया O, ठीक है। ये हमारा कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये हमारा सिंपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड है ये, बट ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये जो लोन पेयर है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे ऐसे वाले, वो लोन पेयर इधर को आ जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को शिफ्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उधर जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये जो लोन पेयर है इधर को शिफ्ट हो जाएंगे, तो N2O है ये, ठीक है। इसको और भी बना सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं। इस बार अगर इसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, हालांकि मैं उसके खिलाफ हूँ। एक बना दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर की तरफ, और ऑक्सीजन को दे दो डबल बॉन्ड, ये भी चलेगा। अब लोन पेयर इधर को शिफ्ट हो गए, ये जो लोन पेयर थे वो इधर को शिफ्ट करा दिए, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, क्लियर है। ये दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आपको ये पता है ये आया कैसे होगा, तो एक ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर को शिफ्ट हुआ होगा और बॉन्ड इधर को टूटा होगा, ठीक है। ये आपका N2O हो गया। NO बनाने तो NO और आसान है, NO में तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनेंगे, ठीक है। बनाने तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। NO, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड पूरे करो, नाइट्रोजन को तो 3 बॉन्ड बनाने, तो लोन पेयर ऐसे, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखाना है इधर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये आपका NO हो जाएगा। अनस्टेबल होता है ये और बहुत ही रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन होंगे 5, ऑक्सीजन में होंगे 6, टोटल इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन ऑड है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी डाइमराइज ही करता है, ये भी डाइमराइज करता है। 2 NO होते हैं, मिलके बनाते हैं ये N2O2, डाइनाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अभी तो ये कैसा है, रिएक्टिव है और अनस्टेबल है, रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर से उसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ रहा है। बट अभी ठीक हो जाएगा, अभी से बॉन्ड नहीं बनाने पड़ेंगे, अब ये स्टेबल आ जाएगा, ठीक है। अपने साथ ही वो एसोसिएट हो गया, तो ये हमारा NO होता है, ठीक है। देखो जब तक रेजोनेंस की नॉलेज ना हो तो ये सारी चीज़ें बेकार है, कि कैसे बनता है रेजोनेंस, है ना, डीलोकलाइजेशन कैसे करोगे आप, तो तब तक ये सारी दिक्कतें। अब जैसे N2O3 है, डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, अगर वो बनाना चाहो N2O3, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, 2x + 3 × -2 बराबर 0 के, 2x 3 × -2 बराबर 0 के, 2x की वैल्यू -6 उधर जाके +6, x की वैल्यू आ गई +3, तो इसके ऑक्सीडेशन है +3। अब N2O3 एक बार स्ट्रक्चर ट्राई करके देखो कैसे बनेगा, ठीक है। हाँ, N बीच में लाना, ऑक्सीजन लाना, और रेजोनेटिंग कंडीशन दिखा देना एक बार, ठीक है। कैसे दिखाओगे, ऑक्सीजन 3 है, N ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। मान लो नाइट्रोजन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, मैक्सिमम कितनी दिखाएगा यहाँ N2O3 में, 3 ही दिखाएगा, डबल बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट, देखो पूरी हो रही है, एक लोन पेयर जो है इधर को भाग गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है CB। देखना नाइट्रोजन को यहाँ शो करने थे ऐसे, ठीक है, ये भी लोन पेयर है, थोड़ा पार्शियल वैसा कैरेक्टर होगा यहाँ पे, तो अगर ये इधर चल गया तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर आएगा, बट ऐसे ही रखते हैं इसे। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। क्योंकि ये पार्शियल है तो इसे गिनना मत, 1 2, या तो इसको ही गिन लो, फिर कोऑर्डिनेट मत गिनना, तो ये है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ट्राई करके देखो कैसे बनेगा। ऑक्सीजन को दे दो एक वो, हाँ, डबल बॉन्ड दोनों उसको दे दो, एक ऑक्सीजन को दे दो, ठीक है। इसका ये उल्टा हो जाएगा, बस इसको इधर भेज देना,
तो n है। अब एक कोऑर्डिनेट ये दे देगा इसे, इधर वाले ऑक्सीजन को ऐसे, ठीक है। और नाइट्रोजन यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और इधर भी कितना डबल बॉन्ड, उल्टा हो गया, मतलब ये डबल बॉन्ड इधर आ गया और वो इधर आ गया। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है RS, ठीक है। रुपीज़ नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। N2O3 हो गया। मेनली ऐसे N2O5 है, और N2O5 ठीक से देख लोगे तो पता चल जाएगा कि उसकी कोवैलेंसी 4 क्यों होती है, ठीक है। तो चौथा हम देख लेते हैं N2O5। इसमें मज़ा नहीं आता इतना ना, ये कुछ लॉजिक नहीं है। जब तक आपको वो नहीं आएगा समझ में तो कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। एक N2O5 देख लो, तो उसमें तो सबसे पहले सिमेट्री बनाओ। 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, क्योंकि सल्फ़र के जब ऑक्सो एसिड लिखोगे तब इम्पॉर्टेंट आएगा ऑक्सो एसिड, जैसे H2SO4 वो चीज़ें। एक ऑक्सीजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, अब एक को बीच में ही आना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन 2 हैं, 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, ठीक है। तो वैलेंसी बनाओ, सेटिस्फाई करो, आगे बढ़ते हैं। फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ जैसे बनवाने, ठीक है। 4 बॉन्ड से ज़्यादा मत बनवाना, यहाँ कोवैलेंसी 4 ही आएगी एक नाइट्रोजन की। एक नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 होगी, 4 से ज़्यादा नहीं होगी। तो मान लो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बना लिया, अब 3 और पूरे करने से, तो 2 यहाँ, एक कोऑर्डिनेट के साथ तीसरा यहाँ, ठीक है। तो ये लोन पेयर इधर को शिफ्ट होगा ऐसे, लोन पेयर ही नहीं बन रहा भैया आज तो तो एक इधर को शिफ्ट होगा ऐसे, ठीक है। 4 से ज़्यादा नहीं होगी कोवैलेंसी, 1 2 3 और 1 4। सेम यहाँ पे बना लो। अब एक लोन पेयर ऊपर दिखा देना, क्या दिक्कत है, थोड़ा सिमिलैरिटी दिखनी चाहिए ना, ऐसे सिस वाली कन्फिगरेशन ना बना के ट्रांस वाली बना लो। तो इधर को दिखाएंगे लोन पेयर ऐसे, ये इधर को भाग गया। इसकी कोवैलेंसी 4 है बट ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होगी, है ना। ये 5 की होगी, 5 × -2 2x, 2x से 10 के बराबर, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और 1-2 हाइड्रोजन मिला के क्या बनाई, कुछ एसिड टाइप की चीज़ें बनाई, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड बहुत सारे हैं कोर्स में, सिर्फ नाइट्रिक एसिड है और कुछ नहीं है, ठीक है।